So children, today I'm going to start with the first chapter of history, which is Revolt of 1857. As you know that your boards are starting from the month of February, so the basic motto to make these videos is that whenever you'll have any problem while understanding any chapter, you can just go through my videos and understand the concept. So the first chapter is Revolt of 1857, as I'm going to explain this chapter in English and Hindi both, so that you'll not have trouble understanding the chapters. So first let me tell you children that सबसे पहले जो हम लोग का रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1857 में. उसके पहले ब्रिटिश आ चुके थे इंडिया में, लेकिन आज तक कभी भी किसी को इतना करेज नहीं आया कि वो ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर पाए. रिवोल्ट का मतलब होता है लड़ाई करना, राइट? तो कभी भी किसी के अंदर इतना ज्यादा करेज नहीं आ पाया कि वो लड़ाई कर पाए. ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ गए जिसकी वजह से अब इंडियंस के अंदर करेज आ गया कि अब हम लोग ब्रिटिश से लड़ाई करेंगे. जो पहला जो लड़ाई था हमारा ब्रिटिश के खिलाफ, उसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857. हालांकि जो रिवोल्ट है ये हमारा फेलियर था. इसमें हम ब्रिटिश को थ्रू आउट नहीं कर पाए थे इंडिया से. वी कुड नॉट ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, बट आई वुड से दैट दिस रिवोल्ट गेव अस अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट. सबसे पहला कॉज है रिवोल्ट का, विच इज पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस. अब देखिए पॉलिटिकल कॉजेस में अगर आप अपना बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कॉजेस. सबसे पहला पॉलिटिकल कॉज है आपका एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. हमारे यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली करके एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो इंडिया में आए थे, और उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम था सब्सिडायरी अलायंस, राइट ना. उनका ये अलायंस का मतलब क्या होता है? ग्रुपिज्म, दोस्ती करना. और उन्होंने क्या ये उन्होंने सारे रूलर्स को, इंडियन रूलर्स को एनकरेज किया और उन्हें फोर्स भी किया, आई वुड से रादर, कि वो सब्सिडायरी अलायंस को आके सब लोग इस चीज को साइन कर ले, सब्सिडायरी अलायंस, और उसमें उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. सबसे अगर जो भी इंडियन रूलर, जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्टार्ट किया हुआ जो सब्सिडायरी अलायंस है, जो भी इंडियन रूलर इसको स्टार्ट करेगा, उससे क्या होगा, अगर उसके खिलाफ कोई और इंडियन रूलर उसके लिए लड़ रहा है, उसके साथ लड़ रहा है, अगर सोचिए मैंने सब्सिडायरी अलायंस साइन कर दिया बीइंग एन इंडियन रूलर ब्रिटिश के साथ, तो अगर कोई और इंडियन रूलर मेरे ऊपर अटैक करता है तो ब्रिटिश ने मुझे प्रॉमिस किया है, जस्ट बिकॉज आई हैव साइंड द सब्सिडायरी अलायंस, दैट दे वुड गिव मी प्रोटेक्शन. वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे दूसरे किंगडम के अगेंस्ट. ओके, और दूसरा, लेकिन उसके बदले, सिविक प्रोटेक्शन के बदले मुझे बहुत सारा चीज ब्रिटिश को देना पड़ेगा. सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? आई हैव टू मेंट, उनका कुछ आर्मी मेरे को अपने पास रखना पड़ेगा एट माई एक्सपेंसेस. That means the Indian ruler had to keep the British army in their kingdom at their own expenses. And not only this, British, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, they were all rivals in India because they all wanted trade supremacy in India. सब चाहते थे कि उन्हें सुप्रीमेसी मिले इंडिया के साथ ट्रेड करने में. एज यू नो कि ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, ये लोग सारे राइवल्स थे, तो ब्रिटिश चाहते थे कि ये सारे राइवल्स हट जाए. इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इंडिया में इंडियन रूलर्स को बोला कि अगर तुमको सब्सिडायरी अलायंस साइन करना, प्रोटेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? मेरा आर्मी रखना पड़ेगा खुद के कॉस्ट पे अपने ही किंगडम में, और तुम्हारे पास जितने भी यूरोपियन पावर्स है, लाइक तुम्हारे यहाँ पे जितने भी यूरोपियन ऑफिशियल्स है तुम्हारे कोर्ट में, जैसे पोर्चुगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, सबको हटा दो, और बल्कि मेरे ही यहाँ के ब्रिटिश के ही एक रेसिडेंट, एक ऑफिसर को तुमको अपने कैपिटल में रखना पड़ेगा. तो जितने भी all the Indian rulers, whoever formed the subsidiary alliance, had to keep a resident in the capital of their respective states. And not only this, they had to maintain the army at their own expenses. And not only this, they had to eliminate all the European officers from their kingdom. तो ये था subsidiary alliance. दूसरा था which was Doctrine of Lapse. Doctrine of Lapse क्या था? This policy was introduced by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie ने ये policy introduce किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी इंडियन राजा मर जाता है विदाउट अ नेचुरल एयर, HEIR, नेचुरल एयर का मतलब होता है दोस्तों, इफ अ किंग, ऐसा किंग, अ रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट, यानी कि कोई भी ऐसा किंगडम जिसने सब्सिडायरी अलायंस साइन किया, अगर उसका राजा अपना बिना किसी, उसका अगर लड़का वारिस नहीं है खुद का, इफ ही डाइज विदाउट अ नेचुरल एयर, नेचुरल मतलब खुद का वारिस, एयर मींस वारिस, देन
his state after his death would lapse into the hands of the British. तो उसके मरने के बाद उसका किंगडम किसके हाथ में चला जाएगा? ब्रिटिश के पास. तो ऑफ कोर्स ये इंडियन रूलर्स को पसंद नहीं था. इसी की वजह से हमारी झांसी ने, रानी ऑफ झांसी ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किया था, क्योंकि उनकी अपनी संतान नहीं थी. तो उनके जो हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, गंगाधर राव, उन्होंने अपने मृत्यु से पहले एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, पर ब्रिटिश उनका किंगडम लेने के लिए तैयार थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसीलिए द स्टेट्स विच फेल इनटू, जो स्टेट इसके विक्टिम बन गए, कौन कौन से स्टेट्स अपना किंगडम खो दिए जस्ट बिकॉज उसका राजा मर गया? झांसी, सतारा, नागपुर. दैट इज व्हाई ऑल ऑफ देम रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके, द नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉज इज एनेक्सेशन ऑफ अवध. देखिए, ब्रिटिश ने अवध के राजा वाजिद अली शाह और उनके उसके पहले जितने भी राजा थे, बहुत सारे ट्रीटीज साइन किए. ट्रीटीज मतलब अग्रीमेंट साइन किए थे कि मैं तुम्हें बचाऊंगा. लेकिन ब्रिटिश ने एक बहुत ही झूठा पॉलिसी अपनाया अवध के खिलाफ. दैट वाज अ पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नमेंट. यानी कि वे अवध के राजा वाजिद अली शाह के अगेंस्ट उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि वो अवध को ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हैं. दैट मीन्स दे एनेक्स्ड अवध. एनेक्स मतलब उन्होंने अवध को कब्जा कर लिया. एंड दे डिपोज मतलब वाजिद अली शाह को वहां से निकाल दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट, ये बोल के कि तुम ठीक से अवध को रूल नहीं कर पा रहे. तो ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ अवध वुड नॉट लाइक इट बिकॉज देयर किंग वाज डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश, एंड एज अ रिजल्ट दे ब्रोक इनटू अ रिवोल्ट. ओके, नाउ आपका जो नेक्स्ट कॉज है वो है आपका ट्रीटमेंट मेथड आउट टू नाना साहेब. देखिए, नाना साहेब वाज द एक्स पेशवा, was the adopted son of ex पेशवा बाजीराव टू. नाना साहेब जो थे मराठा पेशवा यानी कि एक्स पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड संतान थे. पर मैंने पहले ही बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर आपका नेचुरल हेयर नहीं है किसी किंग का तो उसको किंगडम नहीं मिलेगा. सो ब्रिटिश रिफ्यूज टू गिव हिम पेंशन आफ्टर हिज फादर्स डेथ. ब्रिटिश ने उन्हें क्या किया, बोला कि क्योंकि आपके पापा मर गए हैं आपको पेंशन नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट लाइक बाय नाना साहेब, राइट? ही वुड नॉट लाइक इट. सो व्हाट ही डिड, व्हाटएवर वेल्थ ही गॉट फ्रॉम हिज फादर, जो भी उन्हें धन अपने पिता से मिला था, ही यूज्ड दैट वेल्थ टू सेंड एमिसरीज ऑल ओवर द कंट्री. वो उन्होंने वो धन यूज किया क्योंकि वो ब्रिटिश से गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था. इसीलिए उन्होंने एमिसरीज भेजा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू इन्वेस्ट, टू इंस्टिगेट द पीपल, कि जाओ लोगों को इंस्टिगेट करो टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके, एंड देन आफ्टर दैट दिस वाज देयर. और भी बहुत सारे कॉजेज है, पॉलिटिकल कॉजेज. ये मैंने मेजर कॉजेज का. और एक था डिसकर्टेसी टू द मुगल एम्पायर. ये मैं सिर्फ मेन कॉजेस पढ़ा रही हूँ. डिसकर्टेसी टू द मुगल एम्पायर मतलब देखिए, बहादुर शाह जो थे वो बहुत ही अच्छे एक मुगल एम्पायर थे, एंड पीपल यूज्ड टू रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. बट यू नो व्हाट डिड द ब्रिटिश डू? ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने स्पेशली, आई वुड रादर से दैट लॉर्ड वेलेस्ली वाज नॉट गुड एट ऑल. ओके, सो अभी क्या हुआ, और लॉर्ड डलहौजी ऑल्सो वाज नॉट गुड बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. सो उन्होंने क्या अनाउंस किया लॉर्ड डलहौजी ने, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह के मरने के बाद उनके जो सक्सेसर होंगे, उनके जो बेटे होंगे, उनको अपने पापा का इंपेरियल पैलेस, उन्हें अपने पिताजी का इंपेरियल पैलेस, यानी कि उनका इंपेरियल पैलेस था रेड फोर्ट, वो छोड़ के जाना पड़ेगा. एंड नॉट ओनली दैट, ही वुड नो लॉन्गर वुड बी एबल टू यूज द टाइटल ऑफ किंग. वो अपने पिता के मरने के बाद, बहादुर शाह के मरने के बाद, उनके जो बेटे हैं वो किंग का टाइटल नहीं यूज कर पाएंगे. तो ऑफकोर्स it won't be supported by the Mughals, right? So उन्होंने they broke into a revolt. And not only this, you know, उन लोग का जो administration था ब्रिटिश का, it was quite unpopular among the people. Unpopular among the people का मतलब होता है the people did not like it because somewhere the people felt out of place. उनको लगा कि ये कैसा administration है, ये कैसा laws है, ये तो हमारे इंडिया का law नहीं है. That was quite obvious for the Indian people, children, right? They would not understand the laws made by the British. And not only that, they, you know, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही injustice किया. Injustice as in उन्होंने क्या किया, आर्मी में से जितने भी इंडियन लोग थे जिन्हें हाई पोस्ट मिल रहा था, उन्होंने आर्मी में से इंडियन लोगों को हटा दिया. Who had high post. So and also the British officials had great contempt for the Indians. मतलब उन्हें इंडियन पसंद नहीं थे. They did not like the Indians. Okay. So these were the political causes: doctrine of lapse, and then annexation of Awadh on the ground of misgovernment, subsidiary alliance, discourtesy to the Mughal emperor, and treatment meted out to Nana Sahib. Do not write treatment with Nana Sahib, but rather you write treatment meted out to Nana Sahib. I hope the political causes are clear as of now. If you have any doubts,
You can just write down in the comment box. Okay, so these are the political causes. Now the next cause was religious and social causes, huh? The next cause was religious and social causes. What do you mean when I say religious and social causes? ओके रिलीजियस मतलब ब्रिटिश ने इंडियन रिलीजन के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया ना. इसमें कुछ कॉजेस अच्छे भी हैं, कुछ कॉजेस खराब भी है. वे क्या करने लगे, दे स्टार्टेड मास कन्वर्टिंग पीपल, लाइक वो इंडियंस को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने लगे. और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने, इन ऑर्डर टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी दे मेड द स्टडी ऑफ बाइबल कंपल्सरी इन द गवर्नमेंट स्कूल्स टू. पहले क्या था, बाइबल सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, अब ये कंपलसरी कर दिया कि जो बाइबल है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाया जाएगा, मॉस्क में भी पढ़ाया जाएगा, टेम्पल्स में भी पढ़ाया जाएगा, इवन प्रिजनर्स को भी पढ़ाया जाएगा. सो ऑफ कोर्स दिस वुड नॉट बी लाइक बाय द इंडियन पीपल, राइट. स्पेशली उन्हें लगा कि दिस वाज अ ग्रेट ब्लो टू देयर ट्रेडिशन. इंडियंस को क्या लगा कि इससे तो हम अपना रिलीजन खो बैठेंगे अगर सिर्फ बाइबल पढ़ाया जाएगा. एंड दे स्टार्टेड मास कन्वर्जन. मास कन्वर्जन मतलब हजार हजार लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगा. सो पीपल ब्रोक आउट इनटू अ रिवोल्ट बिकॉज दे थॉट दैट समवेयर दे वर लूजिंग आउट ऑन देयर रिलीजन. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफेयरिंग विद द रिलीजन ऑफ द पीपल. देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है, आई फील, जो ब्रिटिश ने अच्छा ही किया था. ब्रिटिश क्या करने लगे, इंडियन रिलीजन के साथ इंटरफेयर करने लगे. बट ये अच्छा इंटरफेरेंस था, बट हम उसे समझ नहीं पाए. इंटरफेरेंस क्या था, देखिए आपको पता होगा कि पहले सती प्रथा वॉज वेरी कॉमन इन द इंडियन सोसाइटी, वेदी, जहां पे एक विधवा औरत को अपने हस्बैंड के चिता में कूदना पड़ता था आफ्टर हिज डेथ. तो ब्रिटिश ने क्या किया, ये ट्राई किया कि सती को बैन कर दिया जाए. एंड दे स्टार्टेड द विडो रीमैरिज एक्ट, कि विधवा का वापस शादी कराया जाए. दे वांटेड टू बैन चाइल्ड मैरिज. बट वी एज इंडियंस वी थॉट कि अरे ये ब्रिटिश क्या कर रहा है, हमारे रिलीजन में क्यों इंटरफेयर कर रहा है. तो ब्रिटिश को ये चीजें नहीं करनी चाहिए. एंड वी गॉट सो एंग्री एंड वी रिजेंटेड अगेंस्ट देम. मैंने हम लोगों ने उनकी तरफ अपना दुख जताया. एंड वी ब्रोक आउट इनटू अ रिवोल्ट, वी ब्रोक इनटू अ रिवोल्ट. और एक चीज और अच्छा किया था ब्रिटिश लोगों ने, बट हम लोगों को लगा कि वो चीज खराब है. दिस इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज एंड टेलीग्राफ. हमें लगा कि रेलवे क्यों लाया, अरे हम एक कोच में तो अपनी नीचे जाति के साथ सफर नहीं कर सकते. अगर हम अपने नीचे जाति के साथ एक ही रेलवे कोच में सफर करेंगे तो दैट वुड बी अ लॉस टू आवर रिलीजन, आवर कास्ट. वी वुड लूज आउट ऑन आवर कास्ट. सो ये चीज अच्छा ही था, रेलवे अच्छा ही चीज के लिए बनाया गया था, बट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस. समवेयर ये कहीं ना कहीं था कि हमें ऐसा लगा था कि हमारा कास्ट इससे चला जाएगा अगर हम एक ही जगह पे हमें सफर कराया जाएगा एक ही रेलवे कोच में. सो वी डिड नॉट लाइक द आइडिया. एंड ऑल्सो द टेलीग्राफ पोस्ट, जो टेलीग्राफ पोस्ट बनवाया था ब्रिटिश लोग में, किसी ने ये रूमर फैला दिया, झूठ, कि ये बनाया गया लोगों को फांसी पे चढ़ाने के लिए. पोस्ट पे लोगों को फांसी का फंदा इंडियंस को चढ़ाया जाएगा, इसलिए ब्रिटिश ने टेलीग्राफ पोस्ट बनाया. बट एक्चुअली ये कोई रीजन था ही नहीं, ऐसा कोई उनका कोई मुद्दा नहीं था. उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था. तो ये रूमर की वजह से भी हम लोग थोड़ा भड़क गए थे. तो दैट वाज आवर फॉल्ट टू. पर एक प्रॉब्लम था जो ब्रिटिश लोग पे, वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ब्रिटिश जो थे वो रेशियल मतलब इंडियंस को बहुत गंदा ट्रीट करते थे जस्ट बिकॉज वी वर ब्लैक और ब्राउन, बिकॉज ऑफ आवर कंप्लेक्शन, राइट. सो अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश ऑफिसर जा रहा है और वहीं पे कोई इंडियन ऑफिसर भी अपने घोड़े पे जा रहा है, तो उस इंडियन ऑफिसर को अपने घोड़े से उतर के उस ब्रिटिश ऑफिसर के सामने बाउ डाउन होके अपना सर झुका के तब तक खड़े रहना पड़ेगा जब तक वहां से इंग्लिश ऑफिसर पास ना हो जाए, चला ना जाए. और इतना ही नहीं, बल्कि उसे सलाम भी ठोकना पड़ता था इंग्लिश ऑफिसर को. सो दैट वाज नॉट, बिकॉज यूरोपियंस हमारे साथ ऐसा नहीं करे तो हम ऐसा क्यों करें. So, they were discriminating Indians against these things. And somewhere what the British did, they introduced English education. English education धीरे धीरे इंडिया में आने लगा. तो हमारे मौलवी पंडित जो ओरिएंटल लर्निंग सिखाते थे, जो हमारे देश के एजुकेशन को सिखाया जाता था हिंदी में, अपने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, हमें लगा कि कहीं इंग्लिश एजुकेशन के आने की वजह से हमारा जो पुराना तरीका है सीखने का, पढ़ाई करने का, ओरिएंटल लर्निंग, स्पेशली पंडित और मौलवी, पहले तो टीचर्स नहीं होते थे, पंडित और मौलवी लोगों को पढ़ाते थे. तो दे समवेयर दे फेल्ट दैट दे माइट लूज द ट्रैक ऑफ ओरिएंटल लर्निंग सिंस इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. And that is one of the major reasons why they revolted against the British, because they did not want English education to be a part of India. Okay, so these were the social and the religious causes. Okay,
नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ इकोनॉमिक कॉजेज. इकोनॉमिक मतलब ब्रिटिश ने ऐसा पैसे से हमारे ऊपर क्या अत्याचार किया पैसे को लेकर, जिससे हम उनके खिलाफ रिवोल्ट करने लगे. एंड द फर्स्ट वाज रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट. हमारा कॉटन और सिल्क इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड पे था बिकॉज दे वर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. सो जब, और वहां का सिल्क कॉटन इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, तो जब इंग्लिश को ये पता चला, यहाँ की इंग्लिश को, उन्होंने क्या किया, अपने देश के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया अपने देश के लोगों के ऊपर, ताकि उनके जो देश के लोग हैं वो इंडिया से कॉटन और सिल्क इंपोर्ट ना करे. इसकी वजह से हमारे जो आर्टिशंस थे, जो यहाँ से कॉटन और सिल्क ये सब का जो कपड़ा बेचे थे, उनका डिमांड तो कम हो गया, और धीरे धीरे उनका जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, इट वाज कंप्लीटली रूइंड. द ट्रेड वाज कंप्लीटली रूइंड बिकॉज द ब्रिटिश imposed heavy import duties on the British people for the import of Indian cotton and silk. Okay. Next was inhuman treatment with the indigo cultivators. There was a huge demand of indigo. Indigo एक टाइप का डाई होता है, जो जिसका बहुत DYE कपड़ा को डाई करने के लिए एक चीज होता है, जो बहुत डिमांड में था ब्रिटेन में. तो उसको डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ ब्रिटिश क्या करते थे, इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे टू प्लांट इंडिगो मोर. उन्होंने हमारे फार्मर्स को कहा कि तुम्हें फूड क्रॉप्स उगाने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इंडिगो उगाओ. और जो भी फार्मर्स हु यूज्ड टू रिफ्यूज दैट, दे वुड नॉट लिसन टू द इंग्लिश, देयर हाउसेस वर प्लंडर्ड, देयर हाउसेस वर बर्न्ड, The cattle was ravished. उनके कैटल को मार दिया जाता था, उनके गाय भैंस को, उनके घरों को जला दिया जाता था, just because they refused to listen to the British, as the British wanted them to only cultivate indigo. And India was just reduced to an agricultural colony. इसका मतलब क्या है, ब्रिटिश यहाँ से कॉटन हमारे फार्मर से सस्ते में लेके जाते थे, बहुत ही चीप रेट में अपने ब्रिटेन में, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो देयर वाज अ ह्यूज डिमांड ऑफ कॉटन एंड अदर रॉ मटेरियल्स. तो उन्हें यहाँ से सस्ता में रॉ मटेरियल्स मिल जाता था, और वो ले जाके उसको फिनिश प्रोडक्ट में, कपड़ा में बना के इंडिया में ही ला के बेचते थे. तो इंडिया उनका क्या था, कॉटन के लिए रॉ मटेरियल था, क्योंकि इंडिया से उन्हें सस्ता में मिलता था, और उसको जाके वो मैन्युफैक्चर करके फिनिश प्रोडक्ट में बना के इंडिया में ही, इंडिया के मार्केट में ज्यादा दाम में बेचते थे. तो इंडिया बिकेम एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी एंड अ डंपिंग ग्राउंड फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके. एंड नॉट ओनली दिस, एनेक्सेशन ऑफ द रेंट फ्री लैंड एंड एस्टेट्स. सो एक इंग्लिश ब्रिटिश ने एक इनाम कमीशन करके एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, और सारे लोगों को बोला था कि अपने अपने लैंड, एस्टेट्स मींस लैंड का टाइटल डीड्स लेके आओ. टाइटल डीड्स मतलब अग्रीमेंट जो होता है ना, घर का जैसे अग्रीमेंट होता है. तो उन्होंने सारे जमींदार्स को बोला कि तुम्हारे पास जो लार्ज एस्टेट्स के जो लोग थे, जो ओनर थे बड़े बड़े लैंड के, अपने लैंड का तुम लोग क्या लेके आओ, टाइटल डीड्स, पेपर्स लेके आओ अग्रीमेंट की, दिखाओ कि तुम ओनर हो. Of course, with the passage of time, most of the owners of the large estates, what did they do? They lost their title deeds. अब इतना दिन का कौन रखेगा, बिकॉज पुराने ख्यालात के लोग, तो उनके पास टाइटल डीड नहीं था, अपने लैंड का कागज नहीं था. Whoever could produce their title deeds in front of the British, जो भी अपना टाइटल डीड दिखा पाए, उनका लैंड ब्रिटिश ने अलाउ किया कि तुम रख लो. बट जो टाइटल डीड्स अपना नहीं दिखा पाए, जो अपना अग्रीमेंट पेपर नहीं दिखा पाए अपने एस्टेट का, अपने लैंड का, their land was confiscated. उन लोग का लैंड ले लिया गया था. Okay. And not only this, as I said, just because of the introduction of the English language, pandits and Maulvis lost their jobs, क्योंकि अब उन लोग से कोई पढ़ने नहीं आता था, because people were more focused towards English education. So loss of livelihood, बहुत सारे पंडित और मौलवी का अपना जो कमाने का तरीका था वो चला गया था. And there was a big famine. फैमिन मतलब भूखमरी आया था इंडिया में 1837 से 1838 में. People were really, people did not have food. There was mental agony among the people, distress, hardships. So इतना ही नहीं, ब्रिटिश उस टाइम पे it was what would you say, it did not pay attention to the needs of the people. It was least bothered. ब्रिटिश ने ध्यान ही नहीं दिया लोगों के नीड्स पे, कि अरे हमें कुछ करना चाहिए, कुछ रिसोर्सेस करने चाहिए इंडिया का कंडीशन को अच्छा करने के लिए. So this was not liked by the people. Okay, so these were the economic causes. I hope you're understanding. And then we have the last cause, which is the military cause. अब आपको एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो मिलिट्री कॉज का एक हिस्सा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज जो इसी में आता है, इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो इकोनॉमिक कॉज का ही हिस्सा है. I'll tell you what it is.
अब मिलिट्री के साथ ब्रिटिश ने हमारे मिलिट्री के साथ कैसा व्यवहार किया, जिससे हमारे मिलिट्री भी उनके साथ उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया. सबसे पहले द सिपाहीज मतलब सिपाही, the Bengal sepoys, the Bengali sepoys and the Indian sepoys were treated very badly by the British. They were not given promotion. हम लोगों को highest position नहीं मिलता था ब्रिटिश आर्मी में. The highest position given to the Indian sepoys was that of a सूबेदार. highest position बहुत ज्यादा मिला सूबेदार का, बस यही हाईएस्ट पोजीशन. वहीं इंग्लिश ट्रूप्स को, आर्मी को बहुत हाई पोजीशंस मिलता था. दे वर पेड हाई सैलरी. हमारा सैलरी तो एक नए जो अभी नए ऑफिसर को, जिसको उन्होंने अपने नए ऑफिसर को जिसको रखा है, उसके हमारे सूबेदार का सैलरी, जिसका सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, उसका सैलरी एक नए इंग्लिश ऑफिसर के सैलरी से भी कम था. सो वी वर नॉट इवन the Indian sepoys were not paid according to their job. And not only this, what they used to do, they used to ill treat the sepoys. बहुत ही गंदा ट्रीट उन लोग के साथ किया जाता था, and फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. वो क्या करते थे, जानबूझ के दिल्ली और इलाहाबाद जो की पोजीशंस था, वहां ब्रिटिश आर्मी को नहीं रखते थे, वहां पे इंडियन सिपाहीज को रखते थे जानबूझ के, ताकि अगर गोली खाना पड़े अपने किसी एनिमी से, ब्रिटिश को उस टाइम बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व थे ब्रिटिश, तो अगर किसी और एनिमी से गोली खाना पड़े तो की पोजीशन ऑफ दिल्ली एंड इलाहाबाद वर ऑक्यूपाइड बाय द इंडियन सोल्जर्स. जानबूझ के वहां पे वो अपने ब्रिटिश सोल्जर्स को नहीं रखते थे, ताकि उनके सोल्जर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और गोली ना खाना पड़े. एंड नेक्स्ट वर्स, उन्होंने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स का फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन ट्रूप्स, मतलब इंडियन सोल्जर्स के नंबर को घटा दिया और ब्रिटिश सोल्जर्स के नंबर्स को बढ़ा दिया. उन्होंने एक लेटर लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमें और ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स भेजो इंडिया में. सो दैट वाज मेजर प्रॉब्लम. एंड नॉट ओनली दिस, और एक चीज हुआ था जिससे हमारे इंडियन सिपाहीज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, विच वॉज लॉस ऑफ प्रेस्टीज इन द अफगान वॉर. ब्रिटिश और अफगान्स में फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश वॉज डिफीटेड बाय द अफगान्स. तो हमें जब, एंड दे हैड टू सफर हेवी लॉसेस इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए थे और उन्हें पैसे से भी बहुत नुकसान हुआ. तो जब हमारे इंडियन सोल्जर्स को ये पता चला, तो वी गॉट कॉन्फिडेंस एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि जब अफगान ब्रिटिश को हरा सकते तो हम क्यों नहीं हरा सकते. अभी ब्रिटिश का पोजीशन ऑलरेडी वीक है. सो लेट्स टेक दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिकॉज ऑलरेडी द कंडीशन वाज वेरी वीक. और बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, बार बार वो बोर्ड्स पूछता है वो क्वेश्चन, विच इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. देखिए बच्चों, पहले बंगाल सिपाहीज में ये नियम था, ये माना जाता था कि अगर किसी भी बंगाल सिपाही को अगर अपना देश छोड़ के सी क्रॉस करके कोई और देश में जाना पड़े अपने सी को छोड़ के, तो उनका कास्ट भ्रष्ट हो जाएगा, बिकॉज दे वर ब्राह्मण्स, दे वर अपर कास्ट हिंदूज. So they used to think that if they would have to go overseas, it would be a huge loss to their religion. So वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग अपने रिलीजन को छोड़े, तो वो मना कर देते थे अगर ब्रिटिश उन्हें किसी भी वॉर में भेजते थे. तो ब्रिटिश ने चालाकी से क्या किया, दे एक्टेड वेरी क्लेवर एंड दे इंट्रोड्यूस दिस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि जितने भी न्यू रिक्रूट्स आएंगे बंगाल आर्मी में, जो नए जिनको हायर किया जाएगा बंगाल आर्मी में, वुड हैव टू बी रेडी फॉर देयर सर्विसेज एनीवेयर इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया. उनको रेडी रहना पड़ेगा. अगर आप लोग को कहीं भी भेज सकते हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा किसी भी वॉर में. अगर इंडिया के बाहर भी जाना पड़े, तुम मना नहीं कर सकते. दैट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. एंड द लास्ट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज द इमीडिएट कॉज. मतलब ऐसा क्या हुआ कि इमीडिएटली मिलिट्री उनके खिलाफ भड़क गया और बोला कि अब हमको रिवोल्ट करना है. We no longer can take it anymore. So immediate cause was the introduction of the Enfield rifle. The British introduced एक बंदूक, उन्होंने एक राइफल एक इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज कॉल्ड एनफील्ड राइफल. उसका जो कार्ट्रिजेस था, ऊपर का जो लेयर था, इट वॉज ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट. अब आपको पता है कि हिंदूज के लिए काउ इज वेरी सेक्रेड एंड मुस्लिम्स कंसिडर पिग्स वेरी डर्टी. मुस्लिम्स के लिए पिग्स बहुत डर्टी होता है. So of course the Hindus would never agree to use these Enfield rifles since their cartridges were greased with cow fat, and Muslims considered pigs as an unclean animal, so they would never agree. So that is why they became so upset and distressed that they broke into a revolt. हालांकि ये रिवोल्ट, मैंने बार बार कहा कि हम हार गए, but there were many achievements that we got, so we should not forget. इसका रिजल्ट क्या हुआ, हार तो गए, लेकिन देखिए एक बहुत अच्छा हुआ एक चीज रिजल्ट, दैट हमारा जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चला गया ब्रिटिश का. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली अबॉलिश्ड, सो इट वाज गुड. एंड कंपनी के रूल के बदले लेकिन ब्रिटिश नहीं गए, ईस्ट इंडिया कंपनी गया. तो कंपनी का जो पावर था वो किसको मिल गया,
ब्रिटिश क्राउन को, मतलब क्वीन विक्टोरिया को वो पावर चला गया। चलिए, अब एक कंपनी, तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो होगा ही, तो क्योंकि कंपनी नहीं है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बजाय तो कोई आएगा, तो उसके बजाय आया देयर वाज अ सेक्रेटरी जनरल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिप्लेस्ड बाय अ सेक्रेटरी जनरल, वो एक ब्रिटिश ही होगा, बट सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स आए जो इंडियन थे। सेक्रेटरी जनरल वाज टू बी असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स हु वर इंडियंस। ओके, अच्छा, और एक अच्छा चीज हुआ हम लोग के साथ। पहले क्या होता था कि सिविल सर्विसेज में अगर किसी को पार्ट लेना है तो वो ब्रिटिश लोग जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे उसको वो जॉब मिलता था। लेकिन अभी एक चीज अच्छा हो गया कि ब्रिटिश ने कह दिया कि ठीक है, अब जब अगर किसी को सिविल सर्विस में अगर जॉब चाहिए, इट वुड बी बेस्ड ऑन ओपन कॉम्पिटिशन, एग्जाम्स होंगे और एग्जाम में जिसका भी नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, अगर वो इंडियन ही क्यों ना हो, उसको जॉब मिलेगा। तो ये तो हमारे साथ अच्छा चीज हो गया, भले सक्सेस नहीं हो पाया बट फिर भी दिस वाज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स दैट वी गॉट। और क्वीन विक्टोरिया ने और गवर्नर जनरल को एक एडिशनल टाइटल मिला विच वाज द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। और क्वीन विक्टोरिया ने कुछ प्रोक्लेमेशंस किए, प्रोक्लेमेशंस मतलब कुछ डिक्लेयर किया हमारे हित में, फॉर अस, फॉर आवर वेलफेयर। क्या क्या डिक्लेरेशंस किया? ये कहा कि इंडियन रूलर्स का जितना भी ट्रीटी साइन हुआ है ब्रिटिश लोग के साथ, अब ब्रिटिश वो कोई भी ट्रीटी तोड़ नहीं सकते। They would have to abide by all the treaties would be honored। और अब ब्रिटिश कोई भी इंडियन रूलर के स्टेट को एनेक्स नहीं कर सकते, हटिया नहीं सकते। और क्या बोला? ब्रिटिश पैसा खर्चा करेंगे फॉर द मटीरियल वेलफेयर ऑफ द इंडियंस, लोगों के भलाई के लिए, इंडियन लोगों के भलाई के लिए, जो पहले उन्होंने नहीं किया था कभी भी। एज आई सेड की फैमिन आया बट उस टाइम में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बट अब कहा क्वीन विक्टोरिया ने दैट ब्रिटिश वुड बी स्पेंडिंग मनी फॉर द मटीरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक दो खराब चीज भी किया इसके बाद। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग डिवीजन अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। उन्होंने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज्यादा यूनिटी आ गया था इस रिवोल्ट में, एज आई सेड, क्योंकि टाटिया टोपे और बहादुर शाह में भी बहुत ज्यादा यूनिटी आ गया था। टाटिया टोपे बहादुर शाह को बहुत मानने लगे थे बिकॉज एक्चुअली बहादुर शाह वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो टाटिया टोपे को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि बहादुर शाह को लीडर बनाया जाए। So this showed that there was a huge unity among the Hindus and the Muslims. So British wanted to break that unity, disintegrate that unity. So what they did, they started creating divisions among the Hindus and the Muslims. Not only this, वो राजा को भी प्रजा के खिलाफ भड़काने लगे। वो ऐसे राजा को ट्रीट करने लगे इंडियन रूलर्स को कि राजा उनकी तरफ आ जाए, प्रजा के खिलाफ हो जाए। So they just wanted to create a drift or a conflict between the princes and their subjects. Subjects मतलब प्रजा होता है। सो लास्ट में बहादुर शाह के साथ क्या हुआ या बहुत आता है, व्हाट वाज अ कॉन्सिक्वेंस, और यू नो दिस वाज व्हाट हैपेंड टू द मुगल रूल एट द एंड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। एज आई सेड, बहादुर शाह मारे गए। एक्चुअली वो चले गए थे भाग के रंगून में, भाग के नहीं गए थे, उन्हें ब्रिटिश ने डिपोर्ट कर दिया था रंगून में। सो ही डाइड एंड लास्ट में उनके मरने के बाद, एज ही वाज द लास्ट मुगल रूलर, सो द मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड। ये बहुत आता है। विद द डेथ ऑफ Bahadur Shah, who was deported by the British to Rangoon, the Mughal dynasty came to an end। और एक चीज है, जितने भी आर्मी में इंपॉर्टेंट और की पोजीशंस थे, अब ब्रिटिश क्योंकि सतर्क हो गए थे, वो देख चुके थे कि इंडियन सोल्जर्स ने हमें धोखा दिया, हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया, so they were very cautious this time। So what they did, they gave the key positions of the army only to the European soldiers, not to the Indian soldiers, because they thought that again the Indian soldiers would betray them। And what they did, artillery, तोप वगैरह का जिम्मेदारी सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स को ही मिलता था और इंडियन सोल्जर्स के नंबर को घटा दिया गया, because they did not want to take any risk or chance this time। Okay, so this is done। and और एक चीज था कि ब्रिटिश ने बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया रेलवे और ये सब में, रेलवे एंड पर एक प्रॉब्लम, अच्छा, पर एक और बहुत अच्छा चीज हुआ था दैट देयर वाज, इस रिवोल्ट के बाद देयर वाज, अब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देशभक्ति आ गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म। देयर वाज अ ह्यूज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भले हम आ गए बट अब लोगों को लगा कि वी वुड नो लॉन्गर टेक दी अनजस्ट ब्रिटिश रूल, नाउ वी विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इस समय में बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, पोएम्स लिखे गए टाटिया टोप और रानी झांसी के प्रेस करने के लिए उन लोगों को, बिकॉज दे वर द मेन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, तो उन लोगों को प्रेस करने के लिए। ये गाना, ये पोएम सुन के लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग आ गया, क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ दीज पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एंड पोएम्स व्हिच वर रिटन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। एंड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, एज यू नो दैट बोर्ड्स आर कमिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, सो
द मेन मोटिव फॉर मेकिंग दीज वीडियोज, अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आए हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, सो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक एज मेनी वीडियोज एज पॉसिबल सो दैट आई कैन क्लियर योर टाइम, आई कैन क्लियर योर डाउट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आई हैव विद इन दीज 3 months. And all the best for your both. Study hard. Thank you.